गुड मॉर्निंग क्लास टुडे वी डिस्कस चैप्टर 7। आज हम लोग चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे एंड वी डिस्कस पार्ट 2। आज जो चैप्टर 7 है क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़ का हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इन पार्ट 1 वी डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड वी डिस्कस हाउ टू ब्रिटिश डिस्ट्रॉय कॉटन इंडस्ट्रीज, हाउ टू they destroy iron industries in India and how to captures Indian market and fully destroy Indian industries, Indian artisans and Indian craftsmen. Now today we discuss the ruin of furnace कि किस तरह से उन्होंने furnace मतलब भट्टियाँ कि उन्होंने किस तरह से जो भट्टियाँ जो होती है उसको डिस्ट्रॉय किया था। furnace को हिंदी में बोलते हैं भट्टियाँ कि जो ब्रिटिश थे कि उन्होंने किस तरह से यहाँ फर्नेस है उसको डिस्ट्रॉय किया था, ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ वुड्स स्टील रिक्वायर्ड हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग ऑयल। यहाँ ये बोल रहा है जो वुड स्टील का जो प्रोडक्शन होता था उसमें हाईली स्पेशलाइज्ड किसकी कौन सी टेक्निक होती है? रिफाइनिंग आयरन। आयरन को जो है क्या है हाईली रिफाइन करना होता है, मतलब उससे काफ़ी सारी रिफाइनिंग की उसे नीड होती है, तब जाके कौन सी स्टील बनती है? वुड स्टील बनती है। आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया वॉज एक्सट्रीमली कॉमन टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और आयरन को क्या करना? स्मेल्टिंग करना मतलब गलाना बहुत ही कॉमन प्रोसीजर था, एक बहुत ही कॉमन टेक्निक जो थी वो यूज़ करते थे इंडिया में 19th सेंचुरी की एंड तक, मतलब 19वीं शताब्दी तक ये बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाने वाली टेक्निक थी। जो वुड स्टील बनाने की जो टेक्निक थी वो इन ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड सेंट्रल इंडिया इन पर्टिकुलर देयर वॉज स्मेल्टर हु यूज्ड लोकल आयरन और टू प्रोड्यूस आयरन। यहाँ ये बोल रहा है बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में और सेंट्रल एशिया में जो इन पर्टिकुलर देयर वॉज स्मेल्टर, जो स्मेल्टर थे जो गलाने का काम करते थे, हु यूज लोकल आयरन और टू प्रोड्यूस आयरन सॉरी वो क्या करते थे? आयरन और को प्रोड्यूस करने के लिए लोकल आयरन्स का वो लोग यूज़ करते थे। फिर देखिए इन पर्टिकुलर देयर वर स्मेल्टर जो लोकल आयरन का वो यूज़ करते थे, आयरन और मतलब कच्चे लोहे का यूज़ करते थे आयरन को प्रोड्यूस करने में, लोहा बनाने के लिए। विद दिस आयरन टूल ऑफ डेली यूज़ एंड अदर आइटम वर मेड। और इसके जो आयरन से वो क्या बनाते थे? डेली यूज़ के कुछ टूल्स बनाते थे और इसके अलावा कुछ अदर आइटम्स भी वो बनाते थे। मोस्ट ऑफ द फर्नेस वर बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। और जो फर्नेस मतलब जो भट्टियाँ थी, तो जो भट्टियाँ होती जिनमें आग जलाई जाती है उनमें क्या किया जाता था? वो जो किससे बनी थी? क्ले मिट्टी से और ब्रिक्स ईंटों से। और जो वो ब्रिक्स है उसको किस में सुखाया जाता था? सनलाइट में उनको सुखाकर जो ईंटें और मिट्टी से वो बनती थी और उसके अंदर आग जला के फिर उस लोहे को क्या किया जाता था? मेल्ट किया जाता था। देन उससे फिर कुछ टूल्स वगैरह बनाए जाते थे। यहाँ बोला स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन, और ये वर्क जो कौन करता था? मैन, आदमी ही करते थे। और वाइल वुमन वर्क बेलोज, और जो वुमेन्स थी, महिलाएं थी, वो क्या करती थी? मतलब वो धौंकनी मतलब जो आग में फूंकने की है वो बनाती थी, वो वाला वर्क वो वुमेन्स लेडीज़ करती थी। दे कंटिन्यूसली पम्प्ड एयर विद बेलोज टू कीप चारकोल बर्निंग। वो क्या करती थी? कंटिन्यूसली एयर मतलब वो फूंक मारती थी, हवा मारती रहती थी ताकि जो वो बर्न होता रहे, मतलब जो कोयला है वो जलता रहे और उससे जो आयरन को क्या करते थे? वो लोग मेल्ट करते थे। हाउएवर बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, बट 19th सेंचुरी के ख़त्म होते होते द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। बट 19th सेंचुरी में क्या हो गया? ये वाला जो क्राफ्ट था कि लोहे को स्मेल्टिंग करने का जो वर्क है या ये जो भट्टियाँ हैं ये क्या होने को आ गई? ख़त्म होने, मतलब लोगों ने ये वर्क करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने इस पर कंट्रोल कर लिया था। फिर यहाँ ये बोल रहा है इन मोस्ट विलेजेस फर्नेस फेल इनटू डिसयूज एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन। यहाँ ये बोल रहा है काफ़ी सारे विलेजेस में, गाँवों में फर्नेस फेल इनटू डिसयूज। अब जो ये फर्नेस मतलब भट्टियों का जो यूज़ है वो बंद हो गया एंड द अमाउंट ऑफ आयरन प्रोड्यूस केम डाउन। और आयरन जो प्रोड्यूस होती थी वो भी अब क्या होने लगी? बहुत ही कम जो क्वांटिटी में आयरन प्रोडक्शन होने लगा। फॉलोइंग वर द रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन। और इसके जो डिक्लाइन होने के काफ़ी सारे रीजंस थे वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ
द फर्स्ट जो रीज़न है इसका डिक्लाइनिंग का कि ये रून कैसे हुई ये फर्नेस उसका, द फर्स्ट रीज़न वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉ। जो न्यू फॉरेस्ट लॉ अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5, यहाँ ये बोल रहे एक न्यू फॉरेस्ट लॉ, एक नया कानून वो लेके आए थे, उस अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश जो थे, फॉरेस्ट लॉ लेके आए थे। द कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या था इसके अंदर, देखिए, द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रोहाइबिटेड द एंट्री ऑफ पीपल इन रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर जो क्या थी, लोगों की एंट्री प्रोहाइबिटेड, मतलब रिस्ट्रिक्शंस था, मना थी, कोई वहाँ पर नहीं जा सकता था कि जिस एरिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है, मतलब फॉरेस्ट पे कंट्रोल है, वहाँ लोगों का जाना क्या था, मना था। तो इट वॉज मोस्ट पॉसिबल फॉर द आयरन स्मेल्टर टू ऑब्टेन वुड फॉर चारकोल। तो अब जो आयरन को मेल्ट करने के लिए वो क्या करते थे, फर्नेस भट्टी जलाते थे, तो भट्टी में वो आग किस में लगाते थे, लकड़ियाँ। तो अब वो उन्हें वुड अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि फॉरेस्ट में जाना क्या था, मना था, तो उन्हें इजीली क्या नहीं अवेलेबल हो पा रही थी, वुड अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से क्या हो गया था, ये जो उनका जो आयरन इंडस्ट्रीज़ थी वो क्या होने लगी थी, डिस्ट्रॉय होने लगी थी। मोर एवर फ्रॉम वेयर कुड गॉट आयरन, फिर अब आयरन और है, आयरन और से वो आयरन में कैसे कन्वर्ट करे, जब तक कि फर्नेस भट्टियाँ नहीं होगी और भट्टियों में आग जलाने के लिए उन्हें वुड की नीड थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो आयरन इंडस्ट्रीज़ है वो क्या होने लगी थी, डिस्ट्रॉय होने लगी थी। यस, फिर डिफाइंग फॉरेस्ट लॉ, दे ऑफन यूज एंटर फॉरेस्ट सीक्रेटली एंड कलेक्ट वुड। अगर वो बहुत ही अगर उन्हें वुड कलेक्ट भी करनी है तो उन्होंने अक्सर वो क्या लोग कैसे जाते थे, छुप करके जाते थे वुड कलेक्ट करने के लिए। बट दिस वे दे कुड अप सस्टेन फॉर ऑक्यूपेशन फॉर लॉन्ग, बट इस चीज़ में उन्हें काफ़ी टाइम लगा, और इस तरह से वो अपनी इस ऑक्यूपेशन को कि ये आयरन ओर को स्मेल्टिंग करने का वर्क इस तरह से कब तक चोरी करके वो वुड लाएंगे और देन उससे स्मेल्ट करेंगे आयरन को, तो इस तरह से वो अपना ऑक्यूपेशन लंबा नहीं चला पाए। इस वजह से अ नंबर ऑफ स्मेल्टर वर फोर्स टू गिव अप दिस ऑक्यूपेशन। और इस तरह से काफ़ी जो स्मेल्टर्स थे, जो भट्टी चलाने वाले या आयरन ओर को स्मेल्ट करने वाले जो वर्कर्स थे, उन्होंने इस ऑक्यूपेशन को गिव अप कर दिया एंड स्टार्टेड कुकिंग अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और अपना जीवन चलाने के लिए वो अदर लाइवलीहुड मतलब अदर दूसरे साधन ढूंढने वो लोग उन्होंने स्टार्ट किया। यस, फिर जो सेकंड पॉइंट है पेज नंबर 76 पर, ऑल द इन सम एरियाज एंट्री इनटू फॉरेस्ट वॉज नॉट बैन, बट कहीं कहीं पे जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज़ों ने जो फॉरेस्ट में जाने पर बैन नहीं लगाया था, बट द आयरन स्मेल्टर हैड टू पे वेरी हाई टैक्स ऑन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर एवरी फर्नेस। बट जो आयरन स्मेल्टर है उन्हें वहाँ से वुड लाने के लिए बैन तो नहीं था, लेकिन वो वहाँ से अगर लकड़ी लेके आते थे तो उसके बदले उन्हें क्या देना पड़ता था, काफ़ी हाई टैक्स उन्हें पे करना होता था। इट रिड्यूस देयर प्रॉफिट कंसिडरेबली, और इस तरह से जो उनका प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, कम होता गया, उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया। थर्ड जो रीज़न है, आयरन एंड स्टील वॉज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन अप टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और जो थर्ड रीज़न जो है रून ऑफ फर्नेस का, वो यहाँ है कि जो स्टील है अब वो कहाँ इम्पोर्ट होने लगी, ब्रिटेन, जो ब्रिटिश जो मतलब अंग्रेज़ है वो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ ये ले जाना स्टार्ट कर दिया। 19th सेंचुरी के एंड में ख़त्म होते होते इंडियन आयरन स्मिथ एंड स्टार्टेड यूजिंग इम्पोर्टेड आयरन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। अब जो इंडियन आयरन स्मिथ है, अगर उन्हें स्टील से या आयरन से कुछ बनाना भी होता था तो उन्हें यूटेंसिल्स बनाने, बर्तन बनाने या कोई अदर इम्प्लीमेंट्स उन्हें बनाने हैं तो उन्हें क्या करना पड़ता था, पहले आयरन्स को परचेज़ करना पड़ता था कि मतलब जो बाहर विदेशों से जो आयरन आया है या स्टील आया वो परचेज़ करने के बाद वो उनसे क्या बना सकते थे, यूटेंसिल्स बना सकते थे। तो इस तरह से इंडिया का जो आयरन ओर है, मतलब कच्चा लोहा कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, फॉरेन में जा रहा था, फिर वहाँ से वो आयरन में कन्वर्ट होके आ रहा था, फिर उससे वो लोग यूटेंसिल्स वगैरह बनाते थे। तो इस तरह से ये जो प्रोसीजर है वो बहुत लॉन्ग हो गया था और बहुत एक्सपेंसिव हो गया था। दिस रिजल्टेड इज लॉविंग ऑफ द डिमांड ऑफ आयरन प्रोड्यूस बाय लोकल स्मेल्टर। तो इस तरह से जो डिमांड है, आयरन की जो डिमांड है वो काफ़ी क्या हो गई थी, लो हो गई थी, बहुत ही कम जो इसकी डिमांड की। अब लोगों ने जो आयरन जो बाहर जाता था तो अब जो आयरन ओर की जो डिमांड है वो भी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, और जो स्मेल्टर है मतलब जो भट्टियाँ चलाते थे आयरन ओर को गलाने का जो काम करते थे वो भी अब क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था। फिर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, ये जो मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका किस तरह से डेवलप हुआ वो हम यहाँ देखेंगे कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है उनका जो डेवलपमेंट हम यहाँ देखेंगे।
मॉडर्न इंडस्ट्रीज। यस, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, लार्ज स्केल मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। यहाँ ये बोल रहा है जो 19th सेंचुरी के हाफ में लार्ज स्केल मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, और वो कहाँ इस्टेब्लिश हो गई थी? इंडिया में। मतलब काफ़ी सारी मशीनरी जो है वो कहाँ आ गई थी? इंडिया आ गई थी। थ्रू द ब्रिटिश डिड इट देयर ऑन इंटरेस्ट। और ब्रिटिश वो मशीन्स इंडिया में क्यों लेके आए थे? अपने फ़ायदे के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए ब्रिटिश जो क्या है मशीन्स को कहाँ लेकर आए थे? इंडिया लेकर के आए थे। इट इनडायरेक्टली हेल्प इंडिया टू मॉडर्नाइज। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ ने इंडिया को भी क्या किया था? मॉडर्नाइज़ किया था कि कहीं न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू मशीन्स इंडिया के अंदर आ रही है, तो जो इंडियंस है वो भी क्या हो रहे थे? मॉडर्नाइज हो रहे थे, और इंडिया में भी इस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी आई थी। द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी वर एज फॉलोज। तो जी क्या पॉजिटिव वेज रहे थे, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स उस न्यू टेक्नोलॉजी का हमारे इंडिया पे आया था, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट जो पॉइंट है कि ये मॉडर्नाइजेशंस का जो क्या इफ़ेक्ट आया था, उसका जो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। इंडिया कैम इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद इंडस्ट्रियलिस्ट। जो इंडिया का जो है, इंडिया में जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनका ये जो कॉन्टैक्ट है वो काफ़ी मतलब क्लोज में आ गए थे। इट वॉज एसेंशियल फॉर द ब्रिटिश टू ब्रिंग इंडिया सम ऑफ फाइनेंस फ्रूट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट। और ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वो इंडिया के अंदर वो लेके आए थे, वो खुद के इंटरेस्ट के लिए आए थे, खुद के बेनिफिट के लिए लेकर आए थे जो ब्रिटिश थे। द रेलवेज़ वर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। और जो रेलवेज़ का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल था, क्यों? क्योंकि अगर जैसे वो फॉरेन से फिनिश गुड्स लेकर आए हैं, लाइक क्लॉथ अगर वो लेके आए, तो अब उन्हें क्लॉथ जैसे कि शिप के थ्रू आया है, तो जो पोर्ट है लाइक सूरत है हो गया या मुंबई हो गया, वहाँ पर तो वो क्लॉथ अवेलेबल करवा पा रहे थे। लेकिन अब उन्हें राजस्थान में लाना है या यूपी में ले जाना है, तो वहाँ कोई शिप फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई सीज़ नहीं है, सीज़ नहीं तो शिप वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। तो अब वो जो उन्हें प्रोडक्शन, जो उन्हें क्लॉथ मटेरियल पहुँचाना, वो किसके थ्रू पहुँचाते थे? ट्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? बाय ट्रेन के थ्रू। तो इसलिए ट्रेन या न्यू टेक्नोलॉजी का जो लाना उनके लिए क्या हो रहा था? ज़रूरी हो रहा था, क्योंकि अब वो अपना जो प्रोडक्शन है ऑल ओवर इंडिया में नहीं पहुँचा पा रहे थे, कि जहाँ सीज़ है और जहाँ शिप है, जहाँ पोर्ट्स थे, वहाँ तो अवेलेबल हो पा रही थी, सप्लाई कर पा रहे थे वो गुड्स का, जो ब्रिटिश गुड्स है। बट अदर जो पार्ट्स है इंडिया के, जो अदर पार्ट्स में वो ब्रिटिश गुड्स का क्या नहीं कर पा रहे थे? सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं जो रेलवे वो लेकर आए थे, रेलवे सिस्टम इंडिया में लेकर आए थे। द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रेलवे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेकिंग द इंडियन इकोनॉमी फॉर ओल्ड टू द न्यू। यहाँ ये बोल रहा है तो जो ये रेलवे का जो उन्होंने कंस्ट्रक्शंस किया था, उसकी वजह से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, कि ओल्ड टू न्यू, कि उन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी अब क्या है, पुराने से नए की तरफ बढ़ रही थी। इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका क्या हो रहा था? डेवलप हो रहा था। यह सेकंड पॉइंट है, थ्रू द ब्रिटिश मशीन मेड क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट। क्योंकि जो ब्रिटिश के जो मशीन मेड क्लॉथ है उनकी जो इंडिया में क्या आ गई थी? इंडियन मार्केट में बाढ़ आ गई थी। दे ऑल्सो ओपनड अप दिस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कॉटन मिल्स इन इंडिया। अब वो क्या चाहते थे कि वो कॉटन मिल्स को इंडिया में ही इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो इस तरह की वो मशीन्स वगैरह वो इंडिया में ही लेकर आ गए थे, ताकि उन्हें रॉ मटेरियल क्या है बाहर ना ले जाना पड़े, मतलब खुद के देश ले जाना, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, फिर इंडिया में लाकर सेल करना। तो वो चाह रहे थे कि यहीं पे फिनिश गुड ले, यहीं पे मशीनरी अगर इस्टेब्लिश हो तो और उनके लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। तो उन्होंने अपने बेनिफिशियरी के लिए, फ़ायदे के लिए क्या किया? जो मशीन्स है, कॉटन क्लॉथ मशीन्स है, मशीनरीज क्या कर दी? इंडिया में ही इस्टेब्लिश करी। फिर थर्ड पॉइंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज बाय ब्रिटिश सॉट द सीड्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ उन्होंने यहाँ पर डेवलप करना स्टार्ट किया, ताकि वो जो खुद के ब्रिटिश जो है कहीं ना कहीं वो अपने को ग्रो करने के लिए, कि इंडिया में उनको और अच्छी ग्रोथ हो, उनका अच्छा डेवलपमेंट हो, इसके लिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि वो यहीं पर स्टैब्लिशमेंट करना स्टार्ट कर दिया न्यू मशीन्स का। फिर फोर्थ पॉइंट इज़ टू टेप द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, मशीन मेड इन इंग्लैंड वर स्टॉल
इंस्टॉल्ड हियर। अब वो क्या करने लगे, जो रिसोर्सेज जैसे मिनरल रिसोर्सेज वगैरह है उनको वो कहाँ ले जाते थे, फॉरेन ले जाते थे, देन उन्हें लेकर आते थे। तो अब वो क्या कर चाहते थे कि वो जो मशीनरी उनको यहीं इंस्टॉल करना चाहते थे, ताकि जो रॉ मटेरियल यहाँ के जो मिनरल्स है यहाँ की जो माइन से निकलता था तो वो इसी रॉ मटेरियल का यहाँ पर यूज़ कर सके। विद दिस मशीन एज डॉन इन इंडिया, और इस तरह से जो मशीन एज का क्या हुआ, उदय हुआ, हम ऐसा बोल सकते हैं, या मशीन एज इंडिया के अंदर आई फर्स्ट टाइम। ऑन द ग्रेव ऑफ एनिशियंट इंडिजीनियस इंडस्ट्री अ न्यू इंडस्ट्रियल सेटअप वॉज बिल्ट इन इंडिया, और इस तरह से जो न्यू इंडस्ट्रीज जो क्या होने लगी इंडिया के अंदर सेटअप होने लगी। यस, फिफ्थ पॉइंट इज अ नंबर ऑफ आयरन एंड स्टील मिल्स वर स्टैब्लिश, और इस तरह से काफ़ी सारी आयरन मिल्स, स्टील मिल्स क्या होने लगी इंडिया में डेवलप होने लगी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसे बोलते हैं, टाटा स्टील, टाटा का नाम आप लोगों ने सुना है, अभी भी चल रही है, पॉपुलर कंपनी है। वो सबसे फर्स्ट स्टैब्लिश हुई जमशेदपुर में, कब हुई, 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी जमशेदपुर में टिस्को। टिस्को वॉज सेटअप एट अपॉर्चुनेट टाइम, और टिस्को को जो सेटअप किया गया था बहुत ही अपॉर्चुनेट, मतलब बहुत ही सही टाइम पर, मतलब जो टिस्को कंपनी जो जब इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी वो तो बहुत ही अच्छा टाइम था या सही समय था उस कंपनी के लिए। ऑल थ्रू द लेटर हाफ ऑफ 19th century इंडिया हैड बीन इम्पोर्टिंग स्टील वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। यस, पेज नंबर 76 पर देखिए, पावर हाउस एंड बॉयलर हाउसेज बीइंग बिल्ट टिस्को, कि किस तरह से वर्क हो रहा है वहाँ पर टिस्को कंपनी का। द फर्स्ट लोकोमोटिव, फर्स्ट इंडियन रेल, किस तरह से पहली इंडियन रेल का पिक्चर आप लोग देख रहे हैं। यस, कम टू पेज नंबर 77। फिर यहाँ ये बोलो जो स्टील वगैरह है उसका जो मैन्युफैक्चर जो है ये होने लगा। फिर वैन टिस्को वॉज सेटअप द सिचुएशन वॉज चेंजिंग, जैसे टिस्को सेटअप हुई इंडिया में पूरी सिचुएशन ही क्या हो गई, चेंज हो गई, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में क्या आया, चेंजेस आया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914, जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 में। ब्रिटेन स्टील प्रोडक्शन नाउ हैड टू मीट स्टील डिमांड फॉर वॉर पर्पज इन यूरोप, तो उस समय उन्हें काफ़ी सारे वेपन्स की, हथियारों की नीड थी, ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर हो रहा है, तो इस तरह से कि उनकी डिमांड की भी कहीं ना कहीं यहाँ से फुलफिल हुई थी यूरोप की। थस इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइन ड्रेस्टिकली, और इस तरह से जो अब कहीं ना कहीं जो डिक्लाइन होने लगा था, मतलब अब इंडिया ने इम्पोर्ट करना, कि बाहर ब्रिटिश से जो स्टील इंपोर्ट करना क्या हो गया था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। कि पहले क्या हो रहा था कि जो स्टील है या आयरन है हमें वहाँ से परचेज़ करना होता था, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्मेल्टिंग जो फर्नेस थी, भट्टियाँ थी, वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो हम आयरन और स्टील कहाँ से परचेज़ करते थे, ब्रिटिश से। लेकिन अब ये चीज़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। इन दिस सिचुएशन द इंडियन रेलवेज हैड टू डिपेंड ऑन टिस्को फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स, तो इस तरह से जो इंडियन रेलवे था अब किस पे डिपेंड था, टिस्को पर, कि वहाँ से जो सप्लाई होगी आयरन की और स्टील की, तभी वहाँ पर क्या हो पा रहा था, वर्क हो पा रहा था, इंडियन रेलवे का जो वर्क है वो। नाउ यस, लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट इज जूट मिल वर स्टैब्लिश इन वेस्ट बंगाल, जो जूट की जो मिल्स है वो कहाँ स्टैब्लिश की गई, वेस्ट बंगाल में स्टैब्लिश की गई। पेपर इंडस्ट्रीज वॉज सेटअप एट नंबर ऑफ प्लेसेस, इसके अलावा अलग अलग जगह पर कौन सी इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। मैसूर पेपर मिल वॉज एन इम्पोर्टेंट पेपर मिल, मैसूर की जो पेपर मिल है वो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर मिल थी। फिर मॉडर्न शुगर मिल वर सेटअप इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, यूपी में और बिहार में कौन सी मिल, शुगर मिल, शक्कर बनाने की, मतलब जो शुगर कैन, गन्ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है गन्ने का प्रोडक्शन, तो वहाँ से गन्ने से क्या बनती है, शुगर, तो वहाँ पर कौन सी मिल्स लगाई गई, शुगर मिल्स वहाँ पर लगाई गई यूपी में और बिहार में। कोल इंडस्ट्रीज़ वॉज मैनली स्टैब्लिश इन कोल बेल्ट ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल, इसके अलावा जो कोल इंडस्ट्री, कोयला इंडस्ट्री कहाँ स्टैब्लिश की गई, बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी एंड हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ये दो बड़ी कंपनियां इस्टेब्लिश की गई, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी एंड हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, द बिगेस्ट एल्यूमिनियम कंपनीज ऑफ कंट्री, ये दो सबसे बड़ी कंपनियां थी हमारे देश की, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। फिर वर स्टैब्लिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, वो भी इसी टाइम पीरियड में ये दोनों कंपनी सेटअप की गई। मेजर सीमेंट कंपनीज, काफ़ी सारी सीमेंट कंपनीज हमारे यहाँ लगाई गई है। फिर नेमली एसोसिएट सीमेंटेड कंपनी, जैसे ACC मतलब एसोसिएट सीमेंट कंपनी,
गुजरात अंबुजा सीमेंट कंपनी, आपने अभी भी नाम सुना होगा अंबुजा सीमेंट का, वो सीमेंट कंपनी वॉज ऑल्सो स्टैब्लिश इन 19th सेंचुरी। तो इस तरह की काफ़ी सारी पेपर मिल्स, शुगर मिल्स हम कह सकते हैं, कोल मिल्स, सीमेंट मिल्स, एल्यूमिनियम मिल्स स्टैब्लिश इंडिया में की गई थी 19th सेंचुरी में। तो ये मिल्स वगैरह जो स्टैब्लिश की गई, इसका एडवांटेज है कहीं ना कहीं अब किसको मिलने लगा था, इंडियंस को भी मिलने लगा था। जो फॉरेनर ब्रिटिश थे, इंग्लैंड वाले थे, उन्हें तो मिल ही रहा था, लेकिन अब इसका कुछ फ़ायदा इंडियंस को भी मिल रहा था। कैसे कि उन्हें भी अब उन कंपनीज़ में, उन मिल्स में काम करने का वर्क मिल रहा था, उन्हें लेबर मिल रहा था। तो इससे वो अपना जो एक भरपेट भोजन कर सके या अपना काम वो चला पा रहे थे। तो एग्रीकल्चर से थोड़ा हट के कुछ और काम वो लोग कर पा रहे थे। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, न्यू मशीन्स आने की वजह से, न्यू टेक्निक आने की वजह से कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा था, इंडिया में भी क्या होने लगा था, डेवलपमेंट होने लगा था। यस स्टूडेंट्स, तो इन पार्ट वन वी डिस्कस अबाउट हाउ टू ब्रिटिश डिस्ट्रॉय एंड ruin टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड आर आयरन स्टील इंडस्ट्री। इन पार्ट सेकेंड वी डिस्कस द ruin ऑफ फर्नेस, की किस तरह से जो मेल्ट आयरन और ओल को मेल्ट करती थी, वो भट्टिया जो थी उनको उन्होंने ruin किया था। बट नाउ फिर मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की किस तरह से जो ब्रिटिश है वो टेक्नोलॉजीज लेकर आए, इंडिया के अंदर मशीन्स लेकर के आए, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ स्टूडेंट्स, योर पार्ट सेकेंड इज कंप्लीट। इन पार्ट थर्ड वी डिस्कस केस स्टडीज and MCQ summary of the lesson. Thank you students, have a nice day.